तो आज हम स्ट्रेट लाइंस रिवाइज करेंगे। तो इसमें मैंने पहले बताया था कि अलजेब्रा में जो बेसिक एलिमेंट होता है वो एक्स होता है, ज्योमेट्री में बेसिक एलिमेंट पॉइंट होता है। फिर हमने फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, काइट की ज़रूरत नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस इज़ हाफ d1 इंटू d2 वेयर ये डायगनल्स की लेंथ है, और क्योंकि स्क्वायर में डायगनल इक्वल होते हैं तो वहाँ d² 2 हो जाएगा, d1 और d2 इक्वल है। फिर हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। इन सेंटर क्या होता है? तो इन सेंटर वो सेंटर होता है जो, अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है उसके सेंटर को हम इन सेंटर बोलते हैं। ये निकालते कैसे हम, ये किस तरीके से निकालते हैं? तो ये निकालने के लिए हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तीनों साइड्स के, तीनों वर्टेक्स के। तो वहाँ जो वो इंटरसेक्ट होता है उसको हम इन सेंटर बोलते हैं, और वहाँ से जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ जो होती है वो रेडियस के बराबर होती है, तो उसके बराबर खींच के हम सर्कल बना देते हैं, वो इन सर्कल होता है। फिर सर्कम सेंटर क्या होता है? तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमने ड्रॉ किए, तो जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है। फिर एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये तुम्हें मालूम ही है। एब्सिसा इज एक्स विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट इज़ वाई विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और उनका साइन क्या होता है? तो अगर ऊपर ले रहे हैं पॉइंट तो ऑर्डिनेट इज़ पॉजिटिव। चलो ये सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मालूम होगा सबको। हाँ, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हमने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल का ये अगर पॉइंट ए है तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये इन दोनों ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो अगर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ सी है, तो इन दोनों का रेशियो b/c होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी के बेसिस पे हमने इन सेंटर निकाला था कि भाई ये b/c में है तो ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इस ट्राइंगल का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो वो इसी ट्राइंगल का सेम एंगल बाइसेक्टर है। अब वो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? वो this में करेगा। तो यहाँ से ये रेशियो आ गया था b+c/a, इसका और इसका, ये b+c/a में डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास इन सेंटर का फॉर्मूला आ गया था, और वो फॉर्मूला क्या आया था? वो फॉर्मूला ये आया था कि ये होता है ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c एंड सिमिलरली y। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला मैंने डिराइव नहीं करवाया है, लेकिन याद रखना हो तो रख सकते हो, अदरवाइज ऐसे कोई सवाल बनता नहीं है जिसमें ये यूज़ हो रहा होता है। हम उसी तरीके से निकालेंगे कि भाई एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन है वहाँ से सर्कम सेंटर आता है। ऑर्थो सेंटर जो है वो ऑल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आता है। फिर ये एक बहुत आसान से सवाल है। एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स दिए हुए थे, हमें इनके वर्टिसेस की इक्वेशन पॉइंट्स निकालने थे, तो हमने एज्यूम कर लिया। फिर हमने इसको सेक्शन फार्मूला से सारे के सारे पॉइंट्स निकाल लिए। हमारे पास 6 इक्वेशन बनी, x1 x2 में, x2 x3 में, x3 x1 में, सिमिलरली y1 y2 y2 y3 y3 y1। फिर ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि
ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, फाइंड द इन सेंटर। इसका इन सेंटर बताओ और इन रेडियस बताओ। तो वो तो हम ये वर्टिसेस तीनों हमें पता चल जाएंगे। तो वर्टिसेस हमें जैसे इसको कहाँ कट कर रहा है, ये 4,0 पे कहाँ कट कर रहा है, 0,3 पे। तो फार्मूला लगा के हम कर सकते हैं। ये लेंथ हमारे पास 5 आ गई, ये लेंथ 4 आ गई, ये लेंथ 3 आ गई। लेकिन एक और फार्मूला बताया था जो तुम्हें याद होना चाहिए, R = del/s, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो R, R ही होंगे। तो R = del/s, वेयर del इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, वो निकालना बहुत आसान है। और S इज़ हाफ द पेरीमीटर, वो भी निकालना बहुत आसान है। तो उससे हमने निकाल लिया था और वो जो भी आया था। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था कि उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट निकालो और सेंट्रॉइड निकालो जिसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं, और x1, x2, x3 क्या है, इसके रूट्स हैं। तो हमें आंसर पे ध्यान रखेंगे तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा x1/3 सिग्मा 1/x1/3, क्योंकि ये सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है। तो सिग्मा x1 यहाँ से हमें पता है 3p, सिग्मा 1/x1, तो अगर x1 इसका रूट है तो 1/x1 किसका होगा, तो यहाँ x की जगह 1/y रख लो। फिर वहाँ से देखोगे y1, y2 और y3 जो आ रहे होंगे उसका सम क्या आ रहा है, वही 1/x1, 1/x2, 1/x3 का सम होगा। ठीक है, तो ये भी क्लास में शायद कराया था एग्जाम्पल, P, Q आए थे आई गेस। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ, ये चीज़ें कुछ जो है 10th की जो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर दो, पैरेललोग्राम बनता है। फिर मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर जिसको तुम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हो, कि इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो ये और ये पैरेलल होते हैं और इसकी लेंथ इसका हाफ होती है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज इज़ हाफ द हाइपोटेन्यूज। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से मैंने इसका मीडियन बनाया, तो ये लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों इक्वल होगी, यानी बेसिकली इस हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रख सकते हो तो याद रख लो, एडवांस में काम आ सकता है। ये चीज़ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि इनकी लेंथ अगर ABCD है, बेसिकली ये भी यही होगा, ये भी B ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इक्वल होंगी लेंथ। तो A² + A² + B² + B² = D1² + D2²। ठीक है, हमने जो उसमें पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, उधर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, Z1 + Z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड Z1 - Z2 का स्क्वायर = ट्वाइस मॉड Z1² प्लस मॉड Z2²। ये तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस में जाके देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ये प्रूव करवाया था। आगे चलते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है, इसमें एक चीज़ लिखी नहीं है, जो एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन, वो ऐसा होता है हाफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ऐसे लिखते जाओ जितने भी साइड जितने भी वर्टिसेस हैं। बस ये ध्यान रखना है कि साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, कि अगर हमें ऐसे 5 वर्टेक्स दिए हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले ये लिख दूंगा फिर ये लिख दूंगा। ये लिखा तो मैं या ये लिखूंगा या ये लिखूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिख दिया तो अब साइकिल्स हमारा डिसाइड हो गया कि फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। अब पहले ये लिखा है उसके बाद ये लिखा है तो साइकिल हमारा फिर ये और ये रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम
साइक्लिक वे में इसको लिख देंगे। फिर इसका एरिया क्या होता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू, इसको रिपीट कर दो वापस जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, x1 कॉमा y1, ये x है, राइटिंग मेरी सही नहीं आ रही इस पर, x1 कॉमा y1, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो ऊपर लिखा है वो एक बार नीचे रिपीट करना है, और यहाँ तक सब साइक्लिक वे में। अच्छा, तो ट्राइंगल का एरिया ये होता है, ये हमने प्रूफ किया था। और यहाँ से हमने एक सवाल और किया था कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल वर्टिसेस कैन नॉट बी रैशनल। वाई, हमने प्रूफ किया था तो हमने लिखा था कि 3/4 a² होता है। अच्छा, अपनी कॉपी लेके बैठना ये रिवाइज करते टाइम, और एरिया ये भी होता है, तो ये रैशनल आ रहा है, ये इरैशनल आ रहा है, बिकॉज a² तो रैशनल होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ये होता है ट्राइंगल का, तो ये कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी भी हो जाएगी कि कोलिनियर है। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल का एरिया जो है, ये 3 पॉइंट्स 1, 2 और 3 कोलिनियर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया 0 बन रहा है, क्योंकि हाइट है ही नहीं इसकी। अगर बेस इसको मान लोगे तो हाइट तो 0 है इससे। ठीक है, तो यही कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी हो गई कि 0 कर दो। अब तुम्हें सवाल पूछा गया है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, किस चीज़ के लिए होंगे, किस के लिए होंगे, तो इसका स्लोप निकालो, फिर इसका और इसका स्लोप निकालो, बराबर कर दो, या फिर इधर डाल के 0 कर दो एरिया। ठीक है, इस वाले का क्वेश्चन को तुम कर लेना और इसको भी कर लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ये दे रखे हैं, तो ये हमने पैराबोला में भी किया था। तो पैराबोला में किया था तो इसको याद करोगे तो ऐसा कुछ आया था 8a², याद रख लेना ज़्यादा अच्छा है, मॉडुलस 8a² मॉडुलस t1 माइनस t2 इंटू t2 माइनस t3 इंटू t3 माइनस t1 का मॉडुलस। साइक्लिक वे में लिखना, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नहीं, ये 9th वाला हमें करने की ज़रूरत है। ये क्या है, ये है, ये याद रखना है हमें। ये क्या है कि अगर एक 2 लाइन्स हमें दी हुई हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, वो ये होगा। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, y = mx + c, दोनों लाइंस को। तो इन 2 लाइंस और y एक्सेस से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया इतना होता है। दोनों का इंटरसेप्ट को माइनस करो, दोनों के स्लोप को माइनस करो, और c1 c2 इस वाले का स्क्वायर कहा। अच्छा, अगर ऐसे 3 लाइनें दी होती, ये तीसरी लाइन है, अब मेरे को इस वाले ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो वो कितना होगा, तो वो इतना होगा। अब m1 क्या है, m2 क्या है, m3 क्या है, ये याद नहीं रखना, ये बस तुम इतना ध्यान रखना कि इसको 3 बार सम मॉडुलस हटा देना और नीचे साइक्लिक वे में लिखना है। m1 माइनस m2 लिखा है तो m2 माइनस m3, फिर m3 माइनस m1, अब वो कुछ भी लिखो, लास्ट में मॉडुलस लगा दो, नेगेटिव आ रहा है तो। ये क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में, ये दोबारा से कर सकते हो। उसके बाद लोकस क्या होता है, तो एक पॉइंट होता है मूविंग इन अ प्लेन, किस तरीके से मूव कर रहा होता है, अकॉर्डिंग टू सम गिवन रूल कि ये फॉलो कर रहा है ना। उसके 4 स्टेप्स थे। पहला स्टेप ये था कि हम h, k मान लें। दूसरा स्टेप था कि जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी हुई है वो लगा लो और उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना लो। फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद
सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल, उसके बाद h की जगह x और k की जगह y। ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम कि एक पॉइंट ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ है कि ये पॉइंट P का लोकस निकालना है, और A और B पॉइंट ये दिए हुए हैं, हमें गिवन है, और हमें दिया हुआ है कि इनका डिफरेंस जो है वो 4 है डिस्टेंस का। तो लोकस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ये वाला एक क्वेश्चन कर सकते तुम। इसके बाद इंक्लिनेशन किसी भी लाइन का 0 और पाई के बीच में होता है। कोई भी लाइन का ये स्लोप जो है ये 0 और पाई के बीच में वो एंगल बनाता है। स्लोप किसको बोलते हैं? तो ग्रेडियंट का tan ले लो, tan ऑफ ग्रेडियंट, उसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, ये सबको मालूम होगा। अच्छा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत है, सबको याद होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये काफ़ी लोगों को याद नहीं होगा, ये याद रखने की ज़रूरत है। और पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक होता है जेई का, तो ये तो याद रखना ही रखना है। यहाँ पे एक प्लस माइनस आर था, और मैंने बताया भी था कि जब हम प्लस आर लिख रहे होंगे, इस पॉइंट से हम आर डिस्टेंस पे ढूंढ रहे हैं, तो जब हम प्लस आर लिख रहे होंगे तो हमें ऊपर वाला पॉइंट मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर जो स्लोप हमें दिया हुआ है, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो 0 और पाई के बीच में ही होता है। ग्रेडियंट 0 और पाई के बीच में होता है, तो साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमें यहाँ से दिख रहा है वाई जो है वो क्या है, वो है आर साइन थीटा प्लस y1। तो अगर हम आर पॉजिटिव ले रहे हैं, साइन थीटा तो पॉजिटिव है ही, तो हमेशा हमें पॉइंट ऊपर मिलेगा। आर नेगेटिव ले रहे हैं तो पॉइंट नीचे वाला मिलेगा। अच्छा, किसी ने दिया हुआ है लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट m इज इक्वल टू -1। इसका एक एक्सेप्शन बताया था कि एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि उसके इंटरसेप्ट्स क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। और -1 क्यों है, ये +1 क्यों नहीं है? बिकॉज इंटरसेप्ट में साइन इंक्लूडेड होता है। अगर हम इस लाइन को ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ये भी पॉजिटिव है। अगर हम सिमिलरली कोई दूसरी लाइन जिसका स्लोप 1 है ये ले लें, तो ये अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। इंटरसेप्ट में साइन इंक्लूडेड होता है, इसी वजह से लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट m इज इक्वल टू -1। इक्वली इंक्लाइंड बोला है तो +-1, इक्वल डिस्टेंसेस बोला है तो +-1। इन सब का एक्सेप्शन वही है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि वहाँ दोनों इंटरसेप्ट 0 हैं। फिर क्लास में एक क्वेश्चन ये कराया था कि 15 डिग्री एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, इसको 15 डिग्री हमने घुमा दिया, तो इसका स्लोप हमें 45 दिख रहा था इसका। तो जब 15 डिग्री घुमा दिया तो या तो स्लोप 30 हो गया होगा, या 45 + 15 60 हो गया होगा। स्लोप पता है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,2 से पास हो रहा है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स इंटरसेप्ट वाई से, तो कुछ ऐसा बोला था कि x/2a + y/a इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब x इंटरसेप्ट वाई से तो 2a लिख लिया। अब इसको 1,2 से पास करा दिया तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद ये भी कराया था लाइन थ्रू 4, -3, सम ऑफ इंटरसेप्ट इतना है।
तो x बाई ए प्लस y बाई सम कितना है 5 है, तो दूसरा इंटरसेप्ट 5 माइनस ए लिख सकते हैं। अब पास करा दो यहाँ से, जहाँ से ही बोला हुआ है, ए की वैल्यू आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। ये वाला एक क्वेश्चन कराया था क्लास में, इसको कर लेना। इसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म लिखवाते टाइम मैंने बोला था व्हेनेवर डिस्टेंसेस आर इन्वॉल्व्ड ऑलवेज थिंक अबाउट पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो मैंने क्लास में ये 2 क्वेश्चन कराए थे जो मेरे को याद है, ये और ये जेई में पुराना आया हुआ सवाल है ये वाला। तो इसमें ये पहले वाले सवाल में क्या बोला है कि पहले वाले सवाल में बोला है कि 1,2 से पास होना चाहिए और इस वाली लाइन को इतने डिस्टेंस पे कट करना चाहिए। तो ये मैं एक दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो 1,2 से पास होना चाहिए और इस लाइन को इतने डिस्टेंस पे, तो 1,2 से पास होना चाहिए और इस लाइन को ये डिस्टेंस दी हुई है √6/3, इतने डिस्टेंस पे कट करना चाहिए। तो मैंने बताया था अगर ये डिस्टेंस एग्जैक्टली √6/3 हुआ तो एक ही लाइन की इक्वेशन आएगी। अगर ये डिस्टेंस √6/3 से कम हुआ तो एक लाइन ऐसे आ रही है तो एक ऐसे भी आ रही है, और ये अगर √6/3 से ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस अगर √6/3 से बड़ा हुआ तो अगर मैं तिरछी लाइन बनाऊंगा तो वो डिस्टेंस तो और बड़ा हो जाएगा, तो √6/3 डिस्टेंस पे तो हम बना ही नहीं पाएंगे, तो एक भी लाइन नहीं आएगी ऐसी। तो हमने क्या किया था, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखी थी 1,2 से पास होने वाली। क्या लिखी थी, x -1 cos थीटा इज इक्वल टू y -2 sin थीटा इज इक्वल टू √6/3। और यहाँ से हमने x और y जो है थीटा के फॉर्म में निकाल लिया था। अब क्योंकि वो इस वाली लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर हमें एक इक्वेशन मिल गई थी थीटा में जिसका हमने रूट निकाल लिया था, जिसका हमने थीटा निकाल लिया था, वो जो भी आया था 75 या 120 डिग्री ऐसा कुछ आया था शायद। फिर हमने वापस वो यहाँ पे रख दिया, थीटा की वैल्यू, तो लाइन की इक्वेशन आ गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लाइन है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तुम ये बेसिकली ये 2 सवाल, एक ये और एक ये कर लेना। इसके बाद लाइन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो लाइन इनडिटरमिनेट फॉर्म हमने पढ़ा था कि इस तरीके से लिखा जा सकता है x/y1, फिर 2 पॉइंट है वो दोनों रख लो 1 साथ में। मीडियन की इक्वेशन, तो मीडियन की इक्वेशन हमने निकाली थी, ये होती है। इसको सिंप्लीफाई किया था तो बेसिकली ये 2 लाइन को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लो और उनको सम करके लिख दो। ऐसा नहीं है कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है फिर सम करना, इसी फॉर्म में एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि ये लाइन की इक्वेशन निकाल ली फिर ये निकाल ली और फिर ऐड किया, वो करोगे तो गलती कर दोगे। बिकॉज तुम अगर नीचे इस टाइप से आ रहा है, तुम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ तो कोई 3 मल्टीप्लाइड है नहीं, है ना। तो सीधे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के दोनों को ऐड कर देना। सिमिलरली हमने ऑल्टीट्यूड के लिए लिखा था, उससे पहले हमने एंगल बाइसेक्टर के लिए लिखा था। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए लिखना है तो ये बी है ये साइड,
तो b इंटू दिस लाइन डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और ये c है तो c इंटू दिस लाइन। प्लस माइनस साइन क्यों है, तो एक बाइसेक्टर अगर ऐसे है तो एक और बाइसेक्टर इस टाइप से होगा, तो प्लस साइन वाला हमें इंटरनल बाइसेक्टर दे रहा होगा जो कि ट्राइंगल का बाइसेक्टर है, माइनस साइन वाला बाहर वाला। ऑल्टीट्यूड के लिए कर रहे हैं, तो ऑल्टीट्यूड के लिए ये लेंथ कितनी है, ये है b cos c, ये एंगल c है, ये b है, तो ये b cos c इंटू दिस लाइन एंड c cos b इंटू दिस लाइन, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऐड कर दो। उसके बाद इसके पैरेलल यहाँ से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो वो लिखी थी हमने ये वाली लाइन की इक्वेशन माइनस ये वाली लाइन की इक्वेशन, डिटर्मिनेंट फॉर्म में, हमेशा डिटर्मिनेंट फॉर्म में। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, तो अगर किसी लाइन के सेम साइड पे दो पॉइंट लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट को इसमें डालोगे तो जो साइन मिलेगा वही इस पॉइंट को इसमें डालने पे सेम साइन मिलेगा। वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, साइन सेम मिलेगा। इस पे क्वेश्चंस कराए थे, जैसे ये क्वेश्चन कराया था कि इन दोनों क्या दिया हुआ है कि हाँ ये पॉइंट है इस ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए। तो क्या किया था हमने भाई, चलो जो भी है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता फिगर क्या बनेगी, लेकिन मैं कुछ रैंडम फिगर बना लेता हूँ और फिर बात करते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर। तो इस लाइन में हमने ओरिजिन रख के देखा, सपोज़ नेगेटिव आ रहा है तो हमको तो इसके इस तरफ चाहिए पॉइंट, क्योंकि इधर है ये, तो अगर इधर ओरिजिन रखने पे पॉजिटिव आ रहा है तो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर रखने पे इस लाइन पे नेगेटिव आना चाहिए। ऐसे ही मान लो इसमें ओरिजिन रख के नेगेटिव आ रहा है तो हमें इसके तो इसी तरफ चाहिए पॉइंट, तो हमारा भी अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर रख के अगर ओरिजिन रख के नेगेटिव आ रहा है तो ये रख के भी इस लाइन में नेगेटिव आना चाहिए। सिमिलरली इसके लिए कर लेंगे कि इसको मान लो ओरिजिन रख के पॉजिटिव आ रहा है और ओरिजिन इस तरफ है, हमें पॉइंट किधर चाहिए, हमें इधर चाहिए, वो भी इस तरफ है, तो ये रख के भी पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कर लेना तुम लोग कि बोला हुआ है इन दोनों लाइंस के बीच में, अब ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इस लाइन में हमने ये लाइन ये वाली है, नहीं सॉरी ये वाली लाइन ये है, तो इसमें ओरिजिन रख के नेगेटिव आ रहा है, -2 आ रहा है, तो a कॉमा ए स्क्वायर इसमें रखेंगे, नेगेटिव आना चाहिए। इसमें ओरिजिन रख के नेगेटिव आ रहा है लेकिन इसके इस तरफ चाहिए पॉइंट, इधर चाहिए ना बेसिकली हमें, तो इसके इस तरफ चाहिए और ओरिजिन इसके इस तरफ है, तो ओरिजिन रख के नेगेटिव आ रहा है तो a कॉमा ए स्क्वायर रख के पॉजिटिव आना चाहिए। फिर हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था, कैसे निकाला था याद दिला देता हूँ। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने ऐसे निकाला था कि हमने लाइन की इक्वेशन लिखी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ लाइन, तो हमने लाइन की इक्वेशन बनाई, लाइन बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, फिर हमने ये पॉइंट्स ज्वाइन किए। अब ये पॉइंट हमें मालूम है, ये पॉइंट हमें मालूम है, ये पॉइंट हमें मालूम पड़ जाएगा, ये दोनों पॉइंट हमें मालूम पड़ जाएंगे, ये y की जगह 0 रख के, ये x की जगह 0 रख के, और ये पॉइंट तो हमें x1, y1 दिया है जिससे हमें परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। तो हमने इसका एरिया लिखा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और इसका एरिया मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ इंटू दिस परपेंडिकुलर लेंथ इंटू दिस बेस, ये बेस निकल आएगा क्योंकि दोनों पॉइंट मालूम है ये और ये, तो दो तरीके से एरिया को कैलकुलेट करके बराबर रख दिया, तो वहाँ से ये p लेंथ आ गई हमारे पास। और वो कितनी आई, ये हमें याद रखना है, ये तो बिल्कुल याद रखना है। फिर ये वाला क्वेश्चन कर लेना तुम लोग। फिर ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ो कि हमने क्या किया, एक्सेस को रोटेट कर दिया, अब नए इंटरसेप्ट ये हैं, पहले ये थे, तो हमने ये बोला कि भाई लाइन की इक्वेशन तो बदल गई, पहले ये थी ये, अब ये हो गई, लेकिन इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं बदलेगा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के बराबर कर दिया।
अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस इतना होता है, इतने इसमें ध्यान रखना है, पहले कोफिशिएंट बराबर रखने हैं। कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होने से लाइन पैरेलल हो गई, लेकिन कोफिशिएंट बराबर करके उसके बाद ही ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो कौन सा ए स्क्वायर कौन सा बी स्क्वायर, इसके अलग होंगे और इसके अलग होंगे। तो फिर ये क्वेश्चन कराया था, ये तुम लोग देख लेना। फिर यहाँ पे x और y कर लो। ये क्या था, ये था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन की क्वेश्चन दी हुई है। तो ये अगर पॉइंट निकालना हो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये डिराइव करवाया था मैंने, और इसकी इमेज का भी करवाया था कि इसकी इमेज निकालनी हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस है बाहर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इमेज आ जाएगी। फिर ऐसे सवाल होते हैं कि भाई ये दिया हुआ है एक लाइन जो रिफ्लेक्ट कर रही है, एक लाइन दी हुई है यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो इसकी इक्वेशन बताओ। तो मैंने बताया था कि भाई इसका स्लोप, क्योंकि इसका स्लोप मालूम है हमें, तो इसका स्लोप पता चल जाएगा, इसके परपेंडिकुलर है। फिर साइक्लिक वे में काम करो, इसका स्लोप m मान लो, फिर अगर तुम कर रहे हो m1 माइनस m2, इसको m2 मान रहे हो, तो अब जो दूसरा ये मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर कर रहे हैं तो सेम वे में माइनस करो। अगर इस वाले को m1 और इस वाले को m2 माना है और इस वाले को m3 माना है, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस m3। सेम सेंस में माइनस करेंगे तो वहाँ प्लस माइनस वाला साइन नहीं लगाना पड़ेगा दोनों एंगल्स को बराबर करने के लिए। सेम सेंस में लगाओगे तो एक सीधे सीधे m आ जाएगा। इसी फॉर्मूले पे बता रहा था ना वो। अच्छा, कोई भी लाइन ये है तो उसके पैरेलल कोई भी लाइन ये ली जा सकती है, बस c की जगह लैम्डा लिख दो, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन लेना है तो कोफिशिएंट को स्विच करो और एक कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा दो। ये क्वेश्चन कर लेना। और इसमें मैंने ये भी बताया था बीच में कि अगर तुम्हें पता है कि 2m आने वाले हैं या फॉर एग्जांपल 1m एक स्लोप आने वाला है, लेकिन लेफ़्ट साइड और राइट साइड में कुछ ऐसा बन जाता है कि 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 2m माइनस 7, तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट होकर कुछ नहीं आ रहा, एब्सर्ड सा कुछ बन रहा है। तो इस केस में m क्या होता है, m इनफाइनाइट होता है, यानी x इज इक्वल टू वट एवर जिस पॉइंट से पास करवाना है। 3,4 दे रखा है तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन आया था पहले जेई में, ये क्लास में करवाया भी है, तो ये वाला कर लेना। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर लाइन की इक्वेशन हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में दी हुई है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखना बहुत आसान है कि c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। इनका स्लोप तो बराबर है, ठीक है, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो तभी तो पैरेललोग्राम है। अब ये दिया हुआ था कि भाई इसकी इक्वेशन निकालो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन दी है, तो इसका इमेज निकाल लेंगे, इधर ये आ जाएगा वो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों लेंथ इक्वल है। सिमिलरली इसकी इमेज इसके अबाउट निकाल लेंगे तो ये पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ गए, लाइन की इक्वेशन आ गई। कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी 3 अगर लाइन दी हुई है हमें इस टाइप से तो वो भी कुछ ऐसी ही होती है। अब ये सब हमारे अभी काम का नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद फैमिली ऑफ लाइंस, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो 2 पॉइंट
सॉरी 2 लाइन्स एक पॉइंट से पास हो रही हैं, वहाँ से पास होने वाले कोई सी भी लाइन इस इन 2 स्ट्रेट लाइन्स की फैमिली का पार्ट कहलाएगा। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि भाई इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए और यहाँ से ही पास होना चाहिए। तो हम कैसे लिख देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ लिखा हुआ जैसे के की फॉर्म में, और बोला हुआ A कॉमा B से पास होना चाहिए, तो A कॉमा B से पास करा लो, तो वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ A कॉमा B ऐसे लिखा हुआ, कुछ दिया होगा 1 कॉमा 2 या ऐसे वेरिएबल में भी दिया होगा, तो A कॉमा B के फॉर्म में के आ जाएगा। फिर वो वापस रख देंगे, लाइन की इक्वेशन मिल गई। फिर उसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है कि इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, तो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, तो इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप कितना है, -k+3 अपॉन k-4। अब ये लाइन की स्लोप जितनी भी दी हुई है इसके बराबर कर दो। फिर दिया हुआ है कि इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसका स्लोप इंटू जो भी इसका स्लोप है वो उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, वो कर लो। फिर बोला हुआ है इक्वल इंटरसेप्ट बनाना चाहिए, तो m जो हमने निकाला ये इसको -1 के बराबर कर दो, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट वही होता है। या फिर एक कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है 2k+6, उसको 0 कर दो, क्योंकि ये एक्सेप्शन था, हमने बताया था पहले कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन किसी भी स्लोप का हो, वो तो 0 0 इंटरसेप्ट बना रही है, तो बराबर ही है इंटरसेप्ट। कटिंग ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस, तो एक बार 1 कर लो स्लोप, एक बार -1 कर लो। एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 कर लो। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2,3, तो ये वाला थोड़ा था कि इससे पास होना चाहिए और इस वाले पॉइंट से 2,3 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर हम इसको जोड़ दें और इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, बिकॉज अगर मैं हल्का सा भी उसको टेढ़ा करूँगा तो ये डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये पॉइंट निकाल लेंगे, ये पॉइंट निकाल लेंगे, इधर से स्लोप आ गया, 2 लाइन गिवन है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है, तो ये स्लोप आ गया। अब उसके परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ से पास होने वाला वो निकाल लेंगे। इसी पे अगले और टाइप के सवाल बने थे कि भाई ABC AP में है, तो ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तो B की जगह हमने रख दिया A+C/2, तो वो कुछ लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 इज इक्वल टू 0 से पास हो के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब A टाइम्स L1 प्लस C टाइम्स L2 के फॉर्म में आ जाएगा। फिर L1 और L2 को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वहाँ से फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसे शायद 1,-2 आता है आंसर। सिमिलरली एक ही क्वेश्चन भी कराया था, ये और ये वाला तुम कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हमें पैरेललोग्राम के साइड्स दिए हुए हैं और जो ये लाइन की इक्वेशंस हैं ये प्रोपोर्शनल नहीं, एग्जैक्टली सेम है, A1 B1 A1 B1, यहाँ पे A2 B2, यहाँ पे भी A2 B2। तो ये अगर डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है तो हमने बोला था कि इस डायगोनल की इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लाइंस अबव द डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ लाइंस बिलो द डायगोनल। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अगर हमने इसमें गलती कर देते हैं लोग, अगर हमने A, B पे ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है तो x माइनस A जो है वो नया x हो जाएगा, y माइनस B जो है वो नया y हो जाएगा। फिर इस पर 1-2 सवाल कराए थे, वो कर लेना कि लाइन की इक्वेशन ये है और 2,3 से पास कर दिया है और 2,3 पे ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल लाइन की इक्वेशन 2x + 3y
प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गई। अब नई इक्वेशन बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, नया x जो है वो x माइनस 2 होगा, नया y जो है वो y माइनस 2 होगा। लोग ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये सब्सटीट्यूट नहीं करा, हमने x ओल्ड के फॉर्म में पता है ना, तो हम x ओल्ड कितना है, x ओल्ड है न्यू x प्लस 2, वो सब्सटीट्यूट करेंगे। y ओल्ड कितना है, y ओल्ड है वो न्यू y प्लस 2, अच्छा 3 लिखना था मेरे को हर जगह, ठीक है, प्लस 3। तो अब हम ओल्ड y यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और ओल्ड x, तो नए इक्वेशन पता चल जाएगी। इसके बाद रोटेशन ऑफ एक्सेस, इसमें मैंने बोला था कि इस तरीके से याद कर लो, सिविल सर्विसेज, यहाँ पे x ओल्ड y ओल्ड, यहाँ पे x डैश न्यू यानी y डैश न्यू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, तो x न्यू विल बी इक्वल टू x इंटू कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा। सिमिलरली y न्यू इज इक्वल टू x इंटू माइनस साइन थीटा, है ना, x इंटू माइनस साइन थीटा प्लस y इंटू प्लस कॉस थीटा। और वही मेरे को अगर x ओल्ड लिखना है न्यू के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा x डैश इंटू कॉस थीटा प्लस y डैश इंटू माइनस साइन थीटा। यानी ये लिखना है तो यहाँ से लिखो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये लिखना है तो यहाँ से लिखो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने कराए थे, ये 1 2 ये कर लेना। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से क्या क्या नहीं बदलता, तो एक क्लोज फिगर का एरिया नहीं बदलता, फिर लाइन का स्लोप नहीं बदलता, और क्या नहीं बदलता, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हम ओरिजिन को कहीं पे भी शिफ्ट कर लें उससे बदलता नहीं। और एक ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसका कोई सा भी एक पार्ट कर लो, यही कर लो, इसका आंसर दिया होगा तो वेरीफाई कर पाओगे। इसे तीनों के दिए हैं। एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर हमें मालूम है, एंगल बाइसेक्टर अगर ये एंगल बाइसेक्टर है इन दो लाइंस का, तो इसके किसी भी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी, तो हम वही इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला आ जाता है। प्लस माइनस दो लाइंस होती हैं, एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे है तो एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे होगा। अब हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालें और ऑब्ट्यूज कैसे निकालें, तो उसमें क्या पढ़ा था, कहाँ गया, चलो छोड़ो। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि पहले तो C1 और C2 को पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव नहीं है तो अच्छी बात है। उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन निकालो। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो प्लस साइन विल गिव ऑब्ट्यूज एंड माइनस साइन विल गिव एक्यूट। अगर नेगेटिव आता है तो माइनस साइन विल गिव ऑब्ट्यूज एंड प्लस साइन विल गिव एक्यूट। याद करने के लिए बताया था कि ये बड़ा साइन अगर आ रहा है तो बड़ा साइन बड़े एंगल को फेवर करेगा, बस एक याद है तो बाकी सब याद हो जाएगा। अच्छा, और इसमें ये भी बताया था कि प्लस साइन वाला ये करने के बाद C1 C2 पॉजिटिव बनाओ, प्लस साइन वाला विल बी द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। अब बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन क्या होता है, तो
ये दो लाइनें हैं, यहाँ पे हम दो बाइसेक्टर बनेंगे इसके, एक बाइसेक्टर ऐसा बनेगा, एक बाइसेक्टर ऐसा बनेगा। तो ये वाले को बोलेंगे बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, बिकॉज ओरिजिन यहाँ पे है और ये दोनों लाइनें चार हिस्सों में प्लेन को डिवाइड कर रही है। एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। तो ये वाला हिस्से में ओरिजिन है, तो इस वाले बाइसेक्टर को बोलेंगे हम बाइसेक्टर को कंटेनिंग ओरिजिन। वो कैसे आता है, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद जो एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला है उसमें प्लस साइन से ये आता है। प्रूफ मैंने बोला था, देखना हो तो लोनी में देख सकते हो, वैसे अब तो ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। चलो ये प्रूफ है इसका। तो ये एक आध सवाल कर सकते हो इस पर, जैसे ये वाला कर लो, जो इसमें मैंने बताया था कि भाई ऐसा नहीं होता कि हमें 3 पॉइंट्स दे दिए, हम सीधे सीधे लाइन की क्वेश्चन निकालें फिर बाइसेक्टर निकालें। देखा तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आ गई, तो इसका मिड पॉइंट ले लो, लेंथ इक्वल है तो मिड पॉइंट जो है वहीं से एंगल बाइसेक्टर पास होगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर विल बी ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दोनों लेंथ ये इक्वल आ गई थी यहाँ लकीली, तो ये पॉइंट निकाला और ये तो हमें दिया हुआ था 2 पॉइंट हैं तो पता चल गया। और कई बार हमें लाइन की इक्वेशन इस तरीके से दे रखी होती है, जैसे ये और ये, इधर स्लोप हमें दिख रहा है कितना, इधर स्लोप दिख रहा है हमें -1/√3 और यहाँ कितना दिख रहा है 1/√3। अब m1 + m2 = 0 है, तो m1 + m2 जब 0 होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, दोनों लाइंस। तो एक बाइसेक्टर तो क्लियरली इसके परपेंडिकुलर हो गया और एक बाइसेक्टर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। तो बेसिकली ये पॉइंट निकाल लेना, फिर y = whatever the ऑर्डिनेट इज और x = जो भी एब्सिस हमें दे रखा है। फिर मैंने वेक्टर की फॉर्म में बताया था कि वेक्टर में से कैसे निकाल सकते हैं हम। तो वेक्टर में मैंने ये बताया था कि अगर दो वेक्टर्स की लेंथ सेम है, ये लेंथ ये वेक्टर है मान लो और ये वेक्टर की लेंथ सेम है, तो इनको ऐड करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में ही आएगा। तो हमने इन दोनों को माइनस करके ये वेक्टर निकाला, इन दोनों को माइनस करके ये वेक्टर निकाला। फिर हमने ये लेंथ इक्वल करने के लिए इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया और इसको भी इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया। अब ये लेंथ जो है वो 1 यूनिट और 1 यूनिट हो गई। फिर इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को हमने ऐड किया तो इसके एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में ये वेक्टर निकला। ठीक है, अब ये डायरेक्शन पता चल गई, पॉइंट पता है, तो देख लेना वो कॉपी में कैसे करा है। वेक्टर फॉर्म से हम 3D वाले फॉर्म, इसमें z नहीं है तो वो 2D में ही आएगा, उस फॉर्म में आ गए। इसके बाद पेयर ऑफ लाइन, तो ये होमोजीनियस लाइन यानी पासिंग थ्रू ओरिजिन, h² था, h² ग्रेटर देन AB, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इज इक्वल टू AB, रियल एंड कोइंसिडेंट, सेम लाइन है, लेस देन AB, लाइन जो है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। m1 m2 की वैल्यू -2h/b होती है, m1 m2 = a/b होता है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बताया था कि ये याद रखने की ज़रूरत है, y/x ये m होता है, क्योंकि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो y = mx लाइन होगी। तो बेसिकली इस वाली इक्वेशन में x² से डिवाइड कर लो, फिर y/x की जगह m लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा bm², क्योंकि y/x की जगह हम m लिख रहे हैं, x² से डिवाइड कर दिया तो ये a बचा। यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल y एक x कट जाएगा, y/x यानी 2hm = 0। तो यहाँ से m1 + m2 भी मालूम है हमें और m1 m2 भी मालूम है।
इनके बीच में एंगल ट्वाइस एच अंडर रूट एच स्क्वायर ए ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। अगर ए प्लस बी ज़ीरो होगा यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ज़ीरो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम ज़ीरो है, तो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर h ज़ीरो है तो लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सेस, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा होगा। ऐसी लाइन्स होंगी कुछ, सॉरी ओरिजिन से पास हो रहा है ना, अच्छा ओरिजिन से नहीं भी पास हो रहे होते तो भी ऐसी होती अगर h का ज़ीरो होता तो। फिलहाल ओरिजिन से पास हो रही है तो इस टाइप की लाइन होगी। जनरल इक्वेशन ये होती है, यहाँ हर जगह स्क्वायर मिसिंग है। अगर ये डेल ज़ीरो होता है, याद रखना ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, अगर ये ज़ीरो होता है तो ये रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे अगर एच ज़ीरो हो जाता है तो इस टाइप्स की लाइन होगी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा होगा। फिर इसके बाद था होमोजीनियराइजेशन, ये अभी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोड़ सकते हो। एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, याद रखना है। ठीक है, ये एक दो सवाल कर सकते हो। ये और ये याद भी रख सकते हो। ठीक है।